आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल सॉरी संविधान के भाग 4 के बारे में, और इससे जुड़े सभी आर्टिकल को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो बात करते हैं कि आर्टिकल 4 कहता क्या है। आर्टिकल 4 किससे संबंधित है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भाग 4, तो भाग 4 की हम बात करेंगे। जैसे संविधान में टोटल आपको पता है कि 22 भाग हैं, इसमें से हमने 3 भाग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं भाग 4 के बारे में। तो भाग 4 क्या कहता है, तो सब भाग 4 में है क्या। तो भाग 4 में जो है वो है राज्य का राज्य का नीति निदेशक तत्व। ठीक है भाई, नीति निदेशक तत्व। तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है, यानी भाग 4 है, इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल जो आपका है भाग 4 में 36 से 51 तक। तो यानी हम लोग 35 आर्टिकल के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया है। अब 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम भाग 4 से जुड़े कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। भाग 4 से जुड़े कुछ और चीज़ें देखिए। इसमें केटी शाह ने भाग 4 को, जो केटी शाह हैं, ठीक है, इन्होंने भाग 4 को क्या कहा था। इन्होंने कहा था यह चेक के समान है। यह किसके समान है, चेक के समान है। ठीक है, उसके बाद इस अंबेडकर ने इसके लिए क्या कहा था भाई। तो अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर ये लोक कल्याण की स्थापना करेगा। यह लोक कल्याण की स्थापना करेगा। अंबेडकर जी ने कहा था। तो ये बात भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि और किस तरह के लोक कल्याण की इसमें बात कही गई है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो कि सामाजिक तथा एवं आर्थिक। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, तो इससे जुड़े भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भाई राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में केटी शाह ने क्या कहा था, अंबेडकर जी ने क्या कहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 36 के बारे में। आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। ठीक है भाई, ये जो आर्टिकल संबंध मतलब राज्य की परिभाषा, वह राज्य जो हम पर कानून बनाता है। समझ रहे हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हो तो मतलब कहने का मतलब क्या है, समझो कोई संस्था है जो आप हमको मतलब यहाँ पर राज्य का मतलब ये है
कि जो आप पर कानून बनाए, जिसका अपना सीमा हो, उसे राज्य कहा जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए बात को। तो उस राज्य का डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है भाई, आर्टिकल 36 में, बस इतना याद आपको रखना है। आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं भाई। आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं। अब देखो आर्टिकल 37 में क्या है। तो आर्टिकल 37 में जो है, ठीक है, इसमें है नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्व ये टोटली डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। वो चाहे तो दे और नहीं चाहे तो नहीं देगा। तो नीति निर्देशक जो तत्व है वाद योग्य नहीं है। यानी इस पे आप वाद विवाद नहीं कर सकते कि आपने हमको, सरकार ने हमको ये नहीं दिया। अगर जैसे विधवा पेंशन हो गया, तो विधवा पेंशन सरकार की मर्जी है ना कि आप दे, वो आपको दे या ना दे। आप उसके लिए कोर्ट में थोड़ी जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये अलग की बात है कि सबको दे रहा है, अगर आपको ना मिले तो अलग की बात है ना। लेकिन अगर चाहे तो राज्य में लागू कर सकता है या तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बनाने से पहले ही कहा गया था कि सरकार चाहेगी, सरकार उसके लिए मतलब क्या करते हैं, समर्थ है तो दे सकती है भाई। देने में समर्थ है तो दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद ना ही ये वाद योग्य है और ना ही न्यायालय में, और ना ही न्यायालय में परिवर्तनीय है। ये भी याद रखेंगे, ना ही न्यायालय में परिवर्तनीय है। ना ही न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखे होगे। ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 के बारे में, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है इसको भी देखेंगे ध्यान से। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई? ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था। इसमें क्या किया गया है आपको? ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 38 का संबंध किससे है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था से। ठीक है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। आर्टिकल 39 क्या कहता है इसको देखेंगे। आर्टिकल 39 जो कहता है कि स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए भाई।
ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, वो चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना है, कोई भेदभाव नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो ये बात आर्टिकल 39 में है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आर्टिकल 40 की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 40 में क्या है इसको देखेंगे। इसमें समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। अच्छा एक सेकेंड भाई, आर्टिकल 40 नहीं, अभी ये आर्टिकल 39 ए की हम बात करेंगे। 39 ए की बात करेंगे तो इसमें क्या रखा गया है। 39 ए में इसमें समान न्याय एवं निशुल्क विधि सहायता की बात कही गई है। भाई चाहे वो गरीब हो, समान न्याय एवं निशुल्क विधि सहायता की बात कही गई है। समझ रहे हो? तो सबके लिए समान न्याय की बात की जा रही है। इसमें निशुल्क विधि सहायता की बात की जा रही है। आपको पता है कि जब आप सरकारी वकील भी रख सकते हो, ठीक है, अगर आप पीड़ित पक्ष में हो तो सरकारी वकील आपको मिल जाते हैं, कोई चार्ज नहीं देना होता है उनको। ठीक है, तो ये बात हो गई समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता की। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40, भाई आर्टिकल 40 क्या कहता है, देखो ध्यान से। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है, तो ये याद रखिएगा ग्राम पंचायत की स्थापना से है, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बारे में एक चीज है, इसमें गांधी जी इसको लागू करना चाहते थे। ठीक है, गांधी चाहते कि ग्राम पंचायत लागू हो, लेकिन अंबेडकर जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत लागू ना हो। नहीं चाहते थे कि लागू हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 के बारे में। आर्टिकल 41 के बारे में, तो आर्टिकल 41 में क्या है तो इसको भी देखेंगे। आर्टिकल 41 कहता है कि भाई कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको दी जाएगी। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की जा रही है, जैसे विधवा पेंशन, विधवा पेंशन हो गया, ठीक है, वृद्धा पेंशन हो गया, है ना, विकलांग हो गया, शिक्षा, जैसे आप कह सकते हो कि
छात्रवृत्ति हो गई, तो ये सब किस में है? ये सब किस में है? आर्टिकल 41 में है। विकलांग पेंशन की बात कर लें तो ये सब किस में है भाई? आर्टिकल 41 में है। अब बात करेंगे मेरे दोस्त आर्टिकल 42 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या कह रहा है इसको देखेंगे। आर्टिकल 42 कहता है भाई कि न्याय संगत जैसा वह चाहता है, मर्चित दशा, प्रसूति सहायता, गर्भावस्था के दौरान 3 महीने पहले तथा 3 महीने बाद छुट्टी की बात की जाती है। मतलब न्याय संगत मतलब आप समझो कि जैसा वो चाहता है, जैसा आप चाहोगे, जैसा चाहता है। मनोचित दशा, ठीक है, इसी में प्रसूति सहायता भी है। प्रसूति सहायता, ठीक है, इसमें क्या है? गर्भावस्था के दौरान 3 महीने पहले तथा 3 महीने बाद छुट्टी की बात की जाती है। 3 महीने पहले तथा 3 महीने बाद छुट्टी की बात की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 43 में क्या है? इसमें कहा गया भाई कि आपको निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। जीवन यापन योग्य, मतलब आपको उतना मजदूरी दी जाएगी जितना में आप जीवन अपना यापन कर सकते हो। अगला आर्टिकल है 43 क। बात करेंगे 43 क के बारे में। तो 43 क में क्या है? कामगारों की भागीदारी की बात की जा रही है। 43
एक तिरालीस क, इसमें कामगारों की भागीदारी यानी किसी भी डिसीजन में कार्य करने की भागीदारी की बात की जा रही है। कामगारों की भागीदारी की बात कही जा रही है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 43 ख। 43 ख में क्या है इसको देखेंगे। तो 43 ख में जिस बात की उल्लेख है वो है कि जो सरकारी समितियां हैं, सहकारी समिति, सहकारी समिति, ये सब 43 ख में आते हैं। ठीक है। मतलब वह संस्था जिसमें सरकार की हिस्सेदारी हो। सहकारी संस्था क्या है? सहकारी, यानी वह संस्था संस्था जिसमें सरकार की हिस्सेदारी हो। ठीक है। तो ये आता है किसमें? आर्टिकल 43 ख में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 44। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में अगर हम बात करें, ठीक है, इस आर्टिकल में अगर हम बात करेंगे 44 में, तो इसमें कहा गया है समान सिविल संहिता की बात करें तो इसमें आर्टिकल 44 जो आपसे संबंधित है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक है। मतलब सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, सबके लिए कानून जो होगा समान ही होगा। ठीक है। चाहे वो विवाह संबंधित कानून हो, चाहे तलाक संबंधित कानून कानून हो, चाहे गोद लेने की संबंधित कानून हो, तो सबके लिए क्या है, आप कानून क्या होगा, समान होगा। विवाह संबंधित, तलाक संबंधित, गोद लेने संबंधित। ठीक है। तो सबके लिए कानून क्या है, समान है। गोवा जो है, गोवा, गोवा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। एक चीज और समझिए, जो लेने का नियम है, गोद लेने का नियम क्या है, अपने से अपने से 21 साल छोटे बच्चों को गोद ले सकते हैं। अपने से 21 साल छोटे बच्चों को।
गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। आर्टिकल 45 के बारे में जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है कि 06 मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की बात करता है। और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों के स्वास्थ्य की बात करता है। ठीक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निशुल्क निशुल्क शिक्षा की बात करता है। निशुल्क शिक्षा की बात करता है। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है। निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 46 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 46 में क्या है? आर्टिकल 46 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, विशेष विशेष प्रावधान। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। आर्टिकल 47 के बारे में आर्टिकल 47 कहता है भाई कि जो पोषाहार है, ये पोषाहार की बात करता है। अच्छा, याद रखिएगा, जो मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील जो मिलता है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शराब पर प्रतिबंध की बात करता है, शराब पर प्रतिबंध की बात करता है, नशा पर प्रतिबंध की बात करता है, या नशीले दवा पर प्रतिबंध की बात करता है।
तो ये भी याद रखेंगे आप आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 कहता है भाई कि इसमें कृषि संबंधित प्रावधान है और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधित। और इसमें गौ हत्या निषेध इसी आर्टिकल के तहत है। ठीक है, इसी आर्टिकल में कहा गया है कि आर्थिक दुधारू पशु की हत्या निषेध है। ठीक है, तो आर्थिक दुधारू की हत्या, पशु की हत्या क्या है? निषेध है। ठीक है, ये आर्टिकल 48 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें पर्यावरण, एक सेकेंड, आर्टिकल 48 है, इसको पहले पढ़ लें। इसमें पर्यावरण, वन्य जीव का रक्षा, इसमें पर्यावरण संबंधित प्रावधान, वन्य जीव की रक्षा, वन्य जीव की रक्षा। ठीक है, राज्य एवं नागरिकों का भाई एक तरह से कर्तव्य होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य और नागरिकों का दायित्व है। ठीक है, ये 48A में बात कही गई है। इसको 44वें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं
आर्टिकल 49 के बारे में। आर्टिकल 49 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनकी रक्षा का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर आर्टिकल 49 की, तो आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है मेरे भाई कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी धरोहर हैं, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, ठीक है, उनकी आपको क्या करना है, रक्षा करनी है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय धरोहर की राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, ठीक है, की जिम्मेदारी जो है ये किसकी है, राज्य सरकार की होगी। जिस राज्य में का वो राष्ट्रीय धरोहर होगा, उस सरकार का एक कर्तव्य होगा कि भाई आप उसकी रक्षा करो। इसमें जैसे पुरातत्व स्थल हो गए, पुरातत्व स्थल हो गए, ठीक है, इमारत हो गए। जैसे पुरातत्व स्थल मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो है, ठीक है, कालीबंगा हो गया, राखी गढ़ी हो गया, तो वो राखी गढ़ी से हरियाणा में है, तो वहाँ की सरकार की दायित्व है कि भाई आप उसकी देख रेख करिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 50 के बारे में। आर्टिकल 50 क्या कहता है, देखो 50 का मतलब है 50-50, तो आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हो कि यह एक करता क्या है, तो न्यायपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा करता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा ये किसमें है, आर्टिकल 50 में है। तो ये बात आपको समझनी होगी। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में क्या है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 51 में जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात कही गई है, वो आपके आर्टिकल 51 में है। जैसे संधि की बात कही गई है इसमें, भाई जो संधि है उसका पालन सबको करना है। जैसे मान लीजिए हमारे और इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई संधि हुआ, तो ऐसा नहीं कि उस संधि का आप मतलब ये दायित्व है कि भारत के हर एक नागरिक को उस संधि का पालन करना होगा। इसी आर्टिकल के तहत जो भारत जो है, यानी जो इंडिया है,
इंडिया इसी आर्टिकल के तहत जो है यूएनओ का सदस्य बना। तो ये बात आपको याद रखने होंगे। तो इस तरह से हमारा जो भाग 4 है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। और भाग 4 से अब एक से भाग मतलब एक भाग से हमने शुरू किया था और 4 भाग तक हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।